हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन के अंदर हम एल्बिडो, कंडेंसेशन, ह्यूमिडिटी, इसके बाद क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, देन टाइप्स ऑफ क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, राइट। तो ये सारे ही टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्बिडो। एल्बिडो या एल्बस। ओके, सो एल्बिडो का जो रूट वर्ड है वो एल्बस है। एल्बस इज अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है व्हाइट। अब एल्बस का मतलब व्हाइट होता है, यानी कि एल्बिडो क्या है, एल्बिडो का रिलेशन व्हाइट से किस तरह से हो रहा है, सो अभी देखते हैं। एल्बिडो रिफर्स टू रिफ्लेक्टिव क्वालिटी ऑफ सरफेस। इट इज द परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन दैट इज रिफ्लेक्टेड। सो सबसे पहले जानते हैं इंसोलेशन क्या होता है। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग हीट रेज, सॉरी इनकमिंग सोलर रेज। तो जितनी भी सन रेज अर्थ की तरफ आती हैं, ओके, सो अर्थ में आने वाली सारी रेज इंसोलेशन होगा अर्थ का। अब एल्बिडो क्या हुआ, जितना इंसोलेशन आ रहा है, जितनी सन रेज आ रही हैं, इनमें से कुछ पार्ट तो अर्थ अपने पास रखता है, बाकी पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, सो जो रिफ्लेक्ट कर दिया इसने वो अर्थ का एल्बिडो हुआ। वो अर्थ में जो डिफरेंट सरफेसेस हैं, सपोज अगर हम बात करें क्लाउड की, तो क्लाउड कुछ सनरेज को तो अपने पास रखता है, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। सपोज उसने 30% अपने एब्जॉर्ब किया एंड 70% रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसका एल्बिडो कितना हो जाएगा, 70%। ओके, ये सिर्फ एक एग्जांपल लेकर के मैं बता रहा हूं। सरफेस विच हैव हाई रिफ्लेक्टिविटी अपीयर्स ब्राइट टू अस। ठीक है, जिस सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होती है वो ज्यादा ब्राइट दिखता है। अब जैसे कि हम व्हाइट कलर की अगर बात करें, तो व्हाइट कलर सबसे ज्यादा सन रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसलिए उसका कलर व्हाइट दिखता है। अगर ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक सारी सन रेज को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसका कलर ब्लैक है। ओके, सो एल्बिडो का मतलब व्हाइट से किस तरह से हो रहा है आप समझ सकते हैं कि एल्बिडो जितनी सन रेज को रिफ्लेक्ट बैक किया जा रहा है वो उस सरफेस का एल्बिडो कहलाया। ठीक है, यानी कि व्हाइट से उसका रिफ्लेक्टिविटी से मतलब हो गया। द सर्फेसेस विच हैव एब्जॉर्ब्स एनर्जी हैव अ लो एल्बिडो। ठीक है, जैसे कि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका एल्बिडो क्या हो जाएगा, लो एल्बिडो हो जाएगा, इसलिए वो डार्क दिखते हैं। ओके, एल्बिडो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। एल्बिडो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, नेचर ऑफ द सरफेस, एंगल ऑफ सन्स रेज, अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर एंड पर्टिकुलेट मैटर इन द एटमॉस्फेयर। अब देखिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। क्या है ये नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का क्या फीचर्स है, जैसे कि वो स्मूथ है, रफ सरफेस है, उसका क्या कंपोजिशन है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स पे एल्बिडो डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं एंगल ऑफ सन्स रेज की। सन्स रेज का एंगल, यानी कि सन रेज डायरेक्टली आ रही है या इंक्लाइंड है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन की का कंपेयर करें टेम्परेट और पोलर रीजन से, तो ट्रॉपिकल रीजन में डायरेक्ट सनलाइट आती है, ठीक है, जबकि टेम्परेट और पोलर रीजन में इंक्लाइंड सनरेज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन का जो अपरेंट मूवमेंट है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स होता है, और टेम्परेट रीजन में इसलिए इंक्लाइंड सनरेज आ रही है। अब सन रेज का हमको एंगल पता चल गया, यानी कि एल्बिडो किसका ज्यादा होगा, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ठीक है, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन पोलर रीजन और टेम्परेट रीजन, इसका एल्बिडो ज्यादा होता है। ठीक है, यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ सन रेज वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, इसलिए इसका एल्बिडो भी ज्यादा हुआ। यानी टेम्परेट रीजन का एल्बिडो ज्यादा है, टेम्परेट और पोलर रीजन का, कंपेरेटिव टू इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन, राइट। देन अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर। क्लाउड कवर कितना ज्यादा है, ठीक है, क्या क्लाउड कवर स्ट्रांग है या थिन क्लाउड्स हैं। अगर थिन क्लाउड्स हो गए तो उसका एल्बिडो कम होगा, अगर थिक क्लाउड हो गए तो उसका एल्बिडो ज्यादा होगा। देन पर्टिकुलेट मैटर इन द एटमॉस्फेयर। पर्टिकुलेट मैटर अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होंगे तो सनरेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी, ठीक है, और उस स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन की वजह से एल्बिडो ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो ये फैक्टर्स हैं। अब देखिए कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, देखिए क्या है ये। एवरेज एल्बिडो फॉर ट्रॉपिकल बेल्ट 19 to 38%। ठीक है, ये आपको कुछ मैं आपको परसेंटेज के टर्म्स में बता रहा हूँ, इनको याद रखिए। कभी कभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आता है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको सपोज दे दिया जाए
पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन और इक्वेटोरियल रीजन। तो आप बता सकते हैं किसका एल्बिडो ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। अब देखिए इसमें देखिए ट्रॉपिकल रीजन का एल्बिडो सबसे कम है, 19 to 38% है। पोलर रीजन का सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंक्लाइंड सनरेज आ रही हैं, सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा पोलर रीजन में सनरेज का, राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्बिडो पोलर रीजन का सबसे कम होता है, ठीक है, या सबसे ज़्यादा होता है, तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, उसका रीज़न क्या है? तो अगर ज़्यादा है तो इसका रीज़न क्या होगा? तो रीज़न होगा इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज। ओके, देन एवरेज एल्बिडो फॉर अर्थ एज अ प्लैनेट 32%। मून का एल्बिडो 7 to 8% होता है। देखिए मून का एल्बिडो अर्थ के एल्बिडो से कम होता है। इसका क्या रीजन है? बिकॉज देयर इज अब्सेंस ऑफ क्लाउड या एटमॉस्फेयर इन द मून। मून में एटमॉस्फेयर या क्लाउड नहीं होता, ये इसका रीजन है कि मून का एल्बिडो अर्थ के एल्बिडो से कम है, राइट। हाई एल्बिडो ऑफ क्लाउड्स, यानी क्लाउड का एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स इंसोलेशन दस कूलिंग अर्थ सरफेस। सो अर्थ के कूलिंग होने का रीजन भी क्लाउड होता है, क्योंकि क्लाउड क्या करता है, मोस्ट ऑफ द एल्बिडो को रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसलिए अर्थ का क्लाउड का एल्बिडो भी ज्यादा होता है। देन हाई एल्टीट्यूड आइस क्रिस्टल क्लाउड्स हैव एल्बिडो ऑफ अबाउट 50%, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड जितना भी आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे कि माउंटेन एरिया हो गया, हिल्स वगैरह हो गई, तो इसका एल्बिडो ज्यादा होता है। और आइस क्रिस्टल क्लाउड्स, जिन क्लाउड में आइस क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, उनका एल्बिडो अराउंड 50% होता है, जबकि थिक क्लाउड कवर का जो एल्बिडो होता है वो 90% होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, थिन क्लाउड कवर का एल्बिडो कम होता है और थिक क्लाउड कवर का एल्बिडो ज्यादा होता है, ठीक है। सो थिक क्लाउड कवर का एल्बिडो कितना होता है? 90%। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने आपको एल्बिडो बताया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे स्नो का एल्बिडो, फ्रेश स्नो का एल्बिडो 80 to 90% होता है, जबकि ओल्ड स्नो का एल्बिडो 50 to 60% होता है। अच्छा क्यों ऐसा है? ओल्ड का कम है और फ्रेश का ज्यादा है। हमको पता है फ्रेश स्नो जनरली व्हाइट दिखती है, जबकि ओल्ड स्नो उसका कलर येलोइश होता है, ठीक है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ओल्ड स्नो का एल्बिडो कम है कंपेरेटिव टू फ्रेश एल्बिडो। इसके बाद वाटर सरफेस में सन नियर होराइजन एंड सन बीइंग ओवरहेड। तो सबसे पहले जानते हैं होराइजन क्या होता है। होराइजन किसको बोलते हैं? तो होराइजन इज एन अपरेंट लाइन वेयर अर्थ एंड क्लाउड्स या स्काई सीम्स टू मीट, जहां आसमान और अर्थ आपको जनरली दिखता है कि यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। आप किसी एक हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर खड़े होंगे तो आपको लगेगा एक काफी दूर एक अपरेंट लाइन है, जहां आपको लग रहा होगा कि स्काई और अर्थ दोनों आपस में मिलते हुए नजर आएंगे, तो उस लाइन को होराइजन बोला जाता है। ओके, सो सन नियर होराइजन, अगर होराइजन के पास है सन, तो उस समय उसका एल्बिडो वाटर सरफेस का 50 to 80% होता है। एंड सन बीइंग ओवरहेड, अगर सन ओवरहेड हो गया तो 3 to 5%, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए समर में क्या होता है, समर में सन ओवरहेड हो जाता है और विंटर में नियर द हॉराइजन होता है, इसका एक इंक्लिनेशन होता है। ओके, सो उस वजह से डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और विंटर इसलिए कूल होती है। देन क्लाउड में थिक क्लाउड का 70 to 80% और थिन क्लाउड का 25 to 50%। अब इनका देखिए एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको याद रखना जरूरी नहीं है, आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस रेंज में ये आता है, और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करने को क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सके। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि थिक क्लाउड और थिन क्लाउड के जो एल्बिडो होता है इनमें से किसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आप इजीली बता सकते हैं। वाटर सरफेस, स्नो, ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन सैंडी डेजर्ट का एल्बिडो 20 to 30% होता है। ओके, ग्रास एंड एग्रीकल्चरल फील्ड, इसका एल्बिडो 20 to 25%, फॉरेस्ट का 12% एंड बिट्यूमिनस रोड इसका 5 to 10% होता है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं कि विलेज और सिटी, इन दोनों में कंपेयर करना है आपको, किसका एल्बिडो ज्यादा होता है, तो सिटी का एल्बिडो ज्यादा होगा या विलेज का एल्बिडो ज्यादा होगा? तो पहले आप बताइए, सिटी में ज्यादा मतलब कूलिंग होती है या विलेज में? हमको पता है विलेज कंपेरेटिवली कोल्डर होता है सिटी के कंपैरिजन में।
ऐसा क्यों? क्योंकि विलेज एरिया इसका एल्बिडो ज्यादा हो गया, ठीक है। और जो सिटी होती है, सिटी में क्या, बिटुमिनस रोड होती हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा होता है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो मटेरियल यूज होता है उसका एल्बिडो बहुत कम होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट रेस को, ठीक है, सन रेस को। और वो एब्जॉर्ब करने की वजह से सिटी सिटी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, विलेज का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले जानते हैं क्लाउड्स क्या होता है। सो विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑन लार्ज स्केल इन नेचर इज कॉल्ड क्लाउड्स, ठीक है। यानी नेचर में जब लार्ज स्केल में आपको कंडेंसेशन प्रोसेस दिखाई देती है, वो कंडेंसेशन प्रोसेस क्लाउड्स बनाते हैं, राइट। सो सबसे पहले देखिए कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन यानी कि कन्वर्जन ऑफ वेपर या वाटर वेपर्स टू लिक्विड, ठीक है। हमें पता है ह्यूमिड एयर में वाटर वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर ये वेपर्स किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो ये इस वेपर्स से लेटेंट हीट रिलीज हो जाती है और ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो किसी ग्लास में अगर ठंडा पानी आप डाल दो तो क्या होगा, ठंडा पानी उस ग्लास के चारों तरफ आपको एक वेपर्स जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई हैं वो जमा होता हुआ दिखाई देगा। ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, राइट। सो इस कंडेंसेशन प्रोसेस में को अगर आप नेचर में देखें और लार्ज स्केल में जब ये होता है तो ये क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड्स फॉर्म्ड व्हेन एयर हैपेंस टू कूल टू ड्यू पॉइंट, ओके, एंड द वेपर कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल, राइट। यानी कि जब वाटर वेपर्स या एयर को ड्यू पॉइंट तक इसको कूल किया जाता है, ठीक है, एयर को कूल किया जाएगा और एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है और ड्यू पॉइंट तक जब इसको कूल किया जा रहा है तो जितनी भी वाटर वेपर्स होती हैं एयर के अंदर वो सारी की सारी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्योंकि जब ड्यू पॉइंट तक इसको कूल किया जा रहा है एयर को, उस समय वाटर ड्रॉपलेट से लेटेंट हीट रिलीज हो रही है और जब लेटेंट हीट रिलीज होगी तो वाटर ड्रॉपलेट में वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और अगर वाटर ड्रॉपलेट में लेटेंट हीट दोबारा उसमें ऐड किया जाए तो वो वापस से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए ड्यू पॉइंट अगर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, तो उस समय वो कन्वर्जन वाटर ड्रॉपलेट में होगा। और अगर ड्यू पॉइंट लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो रहा है उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, उस टाइम पे वाटर ड्रॉपलेट आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होंगी, ओके। देन क्लाउड इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड विस्पर हिंट्स अबाउट द फ्यूचर वेदर। बिल्कुल सही है कि जब हम जनरली क्लाउड्स को देख करके ही हम डिसाइड करते हैं कि यस आज क्या रेनी सीजन हो सकता है या रेनी वेदर है या वेदर अच्छा है या बुरा है। ये सारे ही जो एटमॉस्फेयर के चेंजेस होते हैं, ठीक है, फ्लक्चुएशन होता है, ये जनरली क्लाउड्स इसके बारे में हमको इंडिकेट करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन में देखिए मैंने आपको बताया कि वाटर से जब लेटेंट हीट वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वेपर से लेटेंट हीट जब रिलीज होती है तो वो उस समय लिक्विड ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होगी। जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तब लिक्विड ड्रॉपलेट, और जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तब आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, ओके। और इस पूरी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। कंडीशंस फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं। पहली है एयर मस्ट बी सैचुरेटेड, ओके, एंड सेकंड देयर मस्ट बी अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई अराउंड विच लिक्विड ड्रॉपलेट्स कैन फॉर्म व्हेन वेपर कंडेंसेस, ठीक है। अब देखिए सैचुरेशन का क्या मतलब हुआ। सैचुरेशन का मतलब वाटर वेपर्स के जितने पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं उतने उसमें हैं, ठीक है, यानी उससे ज्यादा और वाटर वेपर पार्टिकल्स ऐड नहीं किए जा सकते। सेकंड है कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। अब देखिए ग्लास का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, लेकिन जब वो किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तब वो वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और वो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट है एयर में और एयर कूल हो रही है, साथ में एयर सैचुरेटेड भी है, तो जितने वाटर वेपर्स पार्टिकल्स एयर में होंगे वो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के कांटेक्ट में आकर
वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से क्लाउड बन जाएगा, राइट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? इट इज अ बेस्ट नोन मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अब देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि सैचुरेशन वाला पॉइंट बताया, सैचुरेशन क्या होता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये एक बेस्ट नोन मीन्स है जिससे वाटर वेपर्स का कंटेंट एटमॉस्फेयर में बताया जा सकता है। ये होता क्या है? इट इज अ रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर ऑफ ए गिवन टेम्परेचर and the maximum amount of water vapors that the air could hold at that temperature, right? यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एयर में कितना वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स उसमें वो होल्ड कर सकती है एयर उस टेम्परेचर में। तो इस रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाता है। It expresses how close the air is to saturation. Okay? अब देखिए क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस पूरा आपको इसमें समझ में आएगा कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। अब सपोज रूम टेम्परेचर में या अर्थ के सरफेस के पास 0 हाइट पर, ठीक है, H0, यहां पर टेम्परेचर T0 है, ठीक, साथ और इसमें जो इस पॉइंट पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं वो 70 है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स 100 ये होल्ड कर सकती है एयर, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? 70/100, 70% है और 100 वो होल्ड कर सकती है, राइट। अब जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? हमको पता है ट्रोपोस्फियर में जैसे हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इस हाइट पर H1 पर टेम्परेचर T1 है, ठीक है, तो T1 क्या हो जाएगा? T1 वुड बी लेस देन T0, ओके। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? 70/80। 80, अब ये 80 कैसे हो गया? 80 क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है और जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर कम होता है उसकी वेपर या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, यानी कि इसकी कैपेसिटी कम हो गई, लेकिन उसमें जो अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रेजेंट था वो 70, वो एज इट इज रहा, ठीक है। 70% था, 70% रहा, लेकिन उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, 80 हो गई। फर्दर जब एयर ऊपर की तरफ राइज होगी, ठीक है, तो उस टाइम पर हाइट H2 है और T2 टेम्परेचर है, T2 वुड बी लेस देन T1, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट कितने वेपर्स? 70, कैपेसिटी कितनी है? 70 की, यानी कि अब क्या हो गया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाएगी और 1 होने के बाद इस टाइम को इसको बोलेंगे सैचुरेशन या सैचुरेटेड एयर। तो एयर इस टाइम पर सैचुरेटेड हो जाएगी और T2 टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में एयर सैचुरेटेड हुई है उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोला जाएगा, राइट। तो अब समझ में आ रहा है आपको? मतलब एयर राइज हो रही है, एयर राइज होने से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी साथ में बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो गई, यानी कि जितना वेपर्स प्रेजेंट है और जितना होल्ड कर सकती है एयर उस टेम्परेचर पर, उसका रेशियो 1 हो गया, तो वो सैचुरेशन हो गया, सैचुरेटेड एयर बन गई, ठीक है। तो ये कंडीशन है क्लाउड फॉर्मेशन की, इस तरह से क्लाउड बनते हैं। अब ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एयर ऑन कूलिंग बिकम सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर एंड बिलो विच कंडेंसेशन बिगिंस, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2। क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड अब एयर राइज होने से क्लाउड बन रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे एयर राइज हो रही है, एयर सैचुरेटेड हो रही है और जब सैचुरेशन होगा तब वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होंगे एंड क्लाउड फॉर्मेशन होगा। लेकिन एयर राइज होने के कुछ डिफरेंट प्रोसेस हैं और उन प्रोसेस की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन को अलग अलग नाम दिया गया है। अब ये क्या किस तरह से है देखिए, एयर कैन गोज अप थ्रू हीट और कन्वेक्शन। हीट और कन्वेक्शन, ट्रॉपिकल रीजन में हमको पता है, ट्रॉपिकल रीजन या इक्वेटोरियल रीजन में सन रेज डायरेक्टली आती हैं और इसकी वजह से ओवर हीटिंग होती है। ओवर हीटिंग होगी यानी कि कन्वेक्शनल राइज होगा, ठीक है। हीटिंग की वजह से एयर वार्म होगी और एयर वार्म होने के बाद वो लाइटर हो जाएगी और ऊपर की तरफ राइज करती जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल राइज। तो एयर गोज अप थ्रू हीट और कन्वेक्शन। सेकंड है बैरियर या ओरोग्राफिक।
ओरो मतलब होता है माउंटेन, ठीक है। तो अगर बैरियर आ गया है एयर के पाथ में या कोई माउंटेन आ गया तो उसकी वजह से जो राइज हो गया, क्योंकि सामने क्या एयर ब्लो कर रही है हॉरिजेंटली, सामने कोई माउंटेन है तो वो उसको सडन अपलिफ्ट कर देगा, ठीक है। वो सडन अपलिफ्टमेंट की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा, उसको बोलेंगे उस प्रोसेस को ओरोग्राफिक या बैरियर की वजह से। थर्ड होता है फ्रंट्स, मिडल लैटिट्यूड में। फ्रंटल वाला हम लोगों ने देखा था, पहले पढ़ चुके हैं फ्रंटल सिचुएशन क्या होती है। सो फ्रंट्स की वजह से मिडल लैटिट्यूड में होता है, ठीक। The way air is lifted to make cloud is referred to as a type of precipitation. और टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कौन कौन सा हो जाएगा? कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड थर्ड फ्रंटल, राइट। अब देखिए वन बाय वन देखते हैं। कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन क्या होता है? कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन बिकॉज ऑफ अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट सरफेस एरिया, जैसे कि इक्वेटर में हीटिंग ज्यादा हो रही है, टेम्परेट और पोलर रीजन या हायर लैटिट्यूड में कम हीटिंग हो रही है, ठीक है। और इस डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से कन्वेक्शनल राइज होगा। ये क्या होती है? शॉवरी होती है। शॉवरी विद लार्ज रेन ड्रॉप्स कमिंग फास्ट बट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बड़ी ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, सीजन एंड टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे, जैसे कि डे टाइम में ये बारिश ज्यादा होगी क्योंकि डे टाइम में हीटिंग हो रही है, कन्वेक्शनल राइज हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट टाइम हीटिंग नहीं होगी, यानी कि कन्वेक्शनल राइज नहीं होगा एयर का, इसलिए कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा। लैटिट्यूड में डिपेंडेंट है, यानी कि लोअर लैटिट्यूड इक्वेटर के पास के लैटिट्यूड में डिपेंडेंट है, हाई लैटिट्यूड में नहीं होता है, राइट। सीजन यानी समर में होता है मोस्टली। देन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, इट टेक्स प्लेस especially in middle latitudes when two contrasting air masses meet, the warm air rises, ठीक है। ये हमने कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट्स में पढ़ा था, ठीक है। तो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इनके जो कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इनमें से जो भी ज्यादा एक्टिव होता है उसको कोल्ड फ्रंट, अगर कोल्ड ज्यादा एक्टिव है तो कोल्ड फ्रंट, वार्म ज्यादा एक्टिव है तो वार्म फ्रंट बोला जाता है, ठीक है। और जब कोल्ड फ्रंट यानी कि कोल्ड एयर मास वार्म के कांटेक्ट में आएगा तो वार्म को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर देता है, तो ये इन्वर्जन का केस भी होता है और साथ में वो एयर को अपलिफ्ट भी कर रहा है, इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, राइट। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, इट कैन अकर एट एनी एल्टीट्यूड, एनी सीजन और एनी टाइम ऑफ द डे, ठीक है। किसी भी एल्टीट्यूड में हो सकता है, ठीक, किसी सीजन में कभी भी हो सकता है, यानी कि एयर के पाथ में अगर बैरियर आ रहा है, माउंटेन आ रहा है, तभी हमको पता है कि माउंटेन एरिया में मोस्टली बारिश ज्यादा होती है। इफ देयर इज बैरियर, मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू मूव अप, इट इज मोर लाइकली टू बी जनरल एंड प्रोलॉन्ग्ड बिकॉज देयर इज रिलेटिवली स्पीडी अपस्लो फ्लो ऑफ एयर। हाइपोथेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। अब देखिए प्रेसिपिटेशन प्रोसेस तक तो हमको अभी मतलब क्लाउड फॉर्मेशन तक हमको पता है किस तरह से क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन क्लाउड फॉर्म होने के बाद प्रेसिपिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पता है क्लाउड फॉर्मेशन तक का प्रोसेस साइंटिस्ट को उन्होंने इजीली डिस्कवर कर लिया, लेकिन इसके बाद क्लाउड से प्रेसिपिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस मिस्ट्री को अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं किया जा चुका है, इस प्रोसेस को अभी तक पूरी तरह पता नहीं लगाया गया है। इसके लिए दो हाइपोथेसिस हैं, वो हाइपोथेसिस हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। लेकिन देखिए सारे ही क्लाउड प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस नहीं करते, ये हमको पता है। कुछ क्लाउड प्रेसिपिटेशन देते हैं, उनसे रेनफॉल होता है, लेकिन कुछ क्लाउड से रेनफॉल नहीं होता है। ओके, सो क्या हाइपोथेसिस है देखते हैं। कंडेंसेशन easily forms cloud. The great multitude of cloud particles must join together in order to find a large drop enough to overcome both turbulence and evaporation and thus be able to fall to earth. अब देखिए क्या हो रहा है कि अभी तक हमने क्लाउड फॉर्मेशन के प्रोसेस देखा कि कंडेंसेशन हो रहा है वहां पर, ठीक है। लेकिन इस कंडेंसेशन प्रोसेस से जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही है, उन वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज इतना छोटा होता है कि वो टर्बुलेंस या इवापोरेशन को ओवरकम नहीं कर सकते। तो जब नीचे की तरफ आएंगी, यानी कि इतना उनका वेट होना चाहिए, इतना मास होना चाहिए कि वो नीचे की तरफ आ पाए। ओके, और इस मास को उनका वेट गेन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए हाइपोथेसिस दिया गया है। इट इज नॉट वेल अंडरस्टूड दैट व्हाई मोस्ट क्लाउड डू नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन।
टू हाइपोथेसिस अटेम्प्ट एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसेस आर, इसका पहला हाइपोथेसिस है कोलिजन कोलिसेंस हाइपोथेसिस एंड सेकंड इज आइस क्रिस्टल हाइपोथेसिस. फर्स्ट इज कोलिजन कोलिसेंस हाइपोथेसिस. In the tropical belt, clouds have temperature too high for the formation of ice crystal. Tropical belt में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आइस क्रिस्टल फॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक. रेन इज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट. अब देखिए आइस क्रिस्टल नहीं है लेकिन वाटर ड्रॉपलेट वहां पर होंगी, लेकिन इन वाटर ड्रॉपलेट का साइज बड़ा करना. अब साइज कैसे बड़ा होता है? साइज बड़ा होगा जब डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मर्ज हो जाए. जब आपस में मर्ज होंगी तो उनका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है. अब ये साइज कैसे बड़ा होगा, आपस में मर्ज क्यों होंगी? अगर इनमें डिफरेंट ड्रॉपलेट्स का कुछ चार्ज हो जाए, ठीक है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से आपस में मर्ज हो जाएंगी तो इनका साइज बढ़ेगा. ओके, सो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कोलाइड विद अ निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और इस तरह से इनका साइज बढ़ जाता है, राइट. सो ये प्रोसेस है कोलिजन कोलिसेंस हाइपोथेसिस. उन्होंने बोला कि इक्वेटोरियल रीजन में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पर क्या वाटर ड्रॉपलेट बनती है, और वाटर ड्रॉपलेट्स का उनका एक चार्ज होता है, ठीक है, और वो चार्ज आपस में कोलाइड करते हैं वो, और कोलाइड करने से उनका साइज इंक्रीज होता है, और इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता है. जब वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ उनका मूवमेंट होगा और इस तरह से प्रेसिपिटेशन होगा, और ये प्रोसेस होता है इक्वेटोरियल रीजन में. Now comes to ice crystal hypothesis. Ice crystal hypothesis मिडिल लैटिट्यूड और हायर लैटिट्यूड के लिए एप्लीकेबल होती है. ये हाइपोथेसिस इक्वेटोरियल रीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इक्वेटोरियल रीजन में काफी ज्यादा होता है, इसलिए आइस क्रिस्टल फॉर्म नहीं हो पाती हैं. इस प्रोसेस के लिए, इस हाइपोथेसिस के लिए एक कंसेप्ट होता है वेपर प्रेशर. पहले जानते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है. सो वेपर प्रेशर रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर इन द एयर. सो एयर में जितनी वेपर्स प्रेजेंट होती हैं, वो वेपर्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाता है. ओके, इफ द गिवन एयर इज सैचुरेटेड देन इट रिफर्स टू एज सैचुरेशन वेपर प्रेशर. अगर एयर सैचुरेटेड है तो इस वेपर प्रेशर को सैचुरेटेड या सैचुरेशन वेपर प्रेशर बोला जाएगा. सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज ग्रेटर अबव वाटर सरफेस देन ओवर आइस क्रिस्टल. सो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वाटर सरफेस के ऊपर ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू आइस क्रिस्टल. ठीक है, ध्यान रखिए, वाटर सरफेस के ऊपर ज्यादा है, आइस क्रिस्टल के ऊपर कम है. आइस क्रिस्टल एंड सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट ऑफन को एग्जिस्ट इन क्लाउड. ठीक है, आइस क्रिस्टल और सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स ये दोनों क्लाउड्स में प्रेजेंट होती हैं. अब देखिए लो वेपर प्रेशर आइस क्रिस्टल के ऊपर है, ठीक है, और हाई वेपर प्रेशर वाटर सरफेस के ऊपर है. सो आइस क्रिस्टल के ऊपर लो वेपर प्रेशर होने की वजह से जितना और वेपर वहां प्रेजेंट होता है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, सो लो वेपर प्रेशर अराउंड द आइस क्रिस्टल, सो दे अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द वेपर. अब ये वेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि जितनी भी वेपर्स और वहां पर है वो उसके पास आ गई, राइट. इसके बाद जब वेपर्स वहां पे खत्म हो गए उसके सराउंडिंग में, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स सुपर कूल्ड स्टेट में थी, वो वाटर ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे इवेपोरेट करना स्टार्ट करती हैं और उस जो वेपर्स की सप्लाई कम हो रही है उसको फुलफिल करती हैं. यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और आइस क्रिस्टल का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा. ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स इन टर्न tend to evaporate to replenish the diminishing supply of vapor. इसके बाद क्या है, ice crystal grow at the expense of water droplets until they are large enough to fall. यानी कि water droplets का साइज कम हो रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म हो जा रही है, लेकिन आइस क्रिस्टल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. ओके, जब आइस क्रिस्टल का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मतलब नीचे की तरफ आ पाए, ठीक है, तब क्या कहते हैं, आइस क्रिस्टल नीचे की तरफ आएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेशन में. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड. क्लाउड्स को क्लासिफाई किया गया है. द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड वाज प्रपोज्ड बाय ल्यूक हॉवर्ड इन 1803. ओके,
सो ल्यूक हॉवर्ड ने जनरल क्लासिफिकेशन दिया है और ये जनरल क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन शेप एंड हाइट। ओके, ध्यान रखिएगा ल्यूक हॉवर्ड ने दिया है। ये अक्सर कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि किसने दिया है क्लासिफिकेशन, है ल्यूक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड अकॉर्डिंग टू ल्यूक हॉवर्ड। ओके, सो ये आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, शेप के बेस पर हॉवर्ड ने 3 लैटिन वर्ड का यूज किया था, ठीक है, और इन 3 लैटिन वर्ड का यूज करके उसने 3 स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ क्लाउड बताया। पहला है साइरस, देन स्ट्रैटस, देन क्यूमुलस। ओके, निम्बस बाद में बताया गया। सो साइरस का मतलब होता है इट्स लाइक ए लॉक ऑफ कर्ली हेयर्स। आपने जनरली मतलब एक जब बारिश वगैरह नहीं हो रही है या क्लियर स्काई में अक्सर देखा होगा काफी हाइट पर आपको कर्ली हेयर्स काइंड ऑफ साइरस क्लाउड्स दिखते हैं, तो वो साइरस होता है। ओके, देन स्ट्रैटस, स्ट्रैटस का मतलब होता है लेयर, ठीक है, ये लेयर के फॉर्म में होते हैं। सो लेयर, शीट या सीलिंग। क्यूमुलस का मतलब हीप या पाइल। ओके, और निम्बस बोला गया और रेन बियरिंग क्लाउड को। सो ये चारों वर्ड्स इजिली आपको पता चल जाएगा कि क्या इनका मतलब क्या निकल रहा है। सो साइरस लॉक ऑफ कर्ली हेयर्स, स्ट्रैटस लेयर, क्यूमुलस हीप और पाइल एंड निम्बस इज अ रेन बियरिंग क्लाउड। इसके बाद इन चारों वर्ड का यूज करके, ठीक है, कंपोजिट नेम्स बनाए जैसे कि क्यूमुलो निम्बस, देन साइरो स्ट्रैटस। ओके, सो ये सारे क्लाउड्स उन्होंने बाद में डिस्क्राइब किया। सो आप इजीली एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप टर्म वर्ड को देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस टाइप का ये क्लाउड होता है, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, शेप के बेस पर क्लासिफाई किया है क्लाउड्स को। वो है देखिए हाई क्लाउड, हाई क्लाउड का एलिवेशन 6000 मीटर से ज्यादा जिनका एलिवेशन होगा उनको हाई क्लाउड बोला जाता है। देन मिडिल क्लाउड, मिडिल क्लाउड में इनका एलिवेशन 2000 से 6000 मीटर तक होता है। एंड लो क्लाउड्स एलिवेशन बिलो 6000 मीटर, सॉरी 2000 मीटर। सो हाइट के बेस पर 3 क्लासिफिकेशन है, हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड्स एंड लो क्लाउड। क्लाउड विद अ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, ओके, और इनका लो बेसिन भी होता है, ठीक है। लो बेसिन किससे इनकी हाइट अराउंड 15 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। ओके, सो क्लाउड्स विथ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, लो बेसिन से अप टू 15 किलोमीटर तक इनकी हाइट होती है। ही एडेड द प्रीफिक्स ऑल्टो फॉर मिडिल लेवल क्लाउड्स, ठीक है, मिडिल लेवल क्लाउड्स के लिए ऑल्टो टर्म का इन्होंने यूज किया, ठीक है। सो ऑल्टो मिडिल लेवल क्लाउड्स होते हैं। ऑल्टो हम देखिए, ऑल्टो जानते हैं क्या होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली की कार होती है। ओके, सो आप इजीली समझ सकते हैं कि ऑल्टो मिडिल लेवल की कार है। सो मिडिल लेवल क्लाउड से उसको रिलेट कर सकते हैं। सम सैलिएंट ऑब्जर्वेशन, तो क्लाउड का कुछ सैलिएंट ऑब्जर्वेशन हॉवर्ड ने इन्होंने पाया, तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे वो देखिए क्या है। लो क्लाउड्स आर जनरली स्ट्रैटस इन शेप, ओके, जितने भी लो क्लाउड होते हैं वो स्ट्रैटस होते हैं शेप में। हाई क्लाउड साइरस होते हैं, वो मैंने आपको बताया भी कि क्लियर स्काई में आपने देखा होगा काफी हाइट में आपको दिखेगा कि हाँ वहां पर कर्ली हेयर्स काइंड ऑफ क्लाउड हैं, तो वो साइरस क्लाउड होते हैं, ठीक है। सो काफी हाइट पर होते हैं वो। क्लाउड्स विद ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट आर मेनली क्यूमुलस इन शेप, क्यूमुलस का मतलब ही होता है हीप या पाइल। ओके, सो काफी मतलब एक हीप या पाइल वाला जो एरिया है यानी काफी वर्टिकल एक्सटेंट है, तो वो क्यूमुलस होते हैं वो क्लाउड। देन हाई क्लाउड्स आर कंपोज्ड लार्जली ऑफ आइस क्रिस्टल, बिकॉज काफी हाइट में टेम्परेचर कम हो जाता है और आइस क्रिस्टल फॉर्म होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। देन मिडिल हाइट क्लाउड्स आर यूजुअली फाउंड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स which frequently exist in supercooled state at temperature well below. Okay, so middle height clouds इधर supercooled water droplets होती हैं। Okay, hail is often associated with cumulonimbus cloud. Hail is often associated with cumulonimbus, nimbus यानी कि rain bearing cloud. Okay, then drizzle is often associated with a thin low cloud. Okay, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, अब देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। पहला है रेन, बहुत ही कॉमन फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का ये,
इसमें रेन ड्रॉप का साइज 0 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है, सो 0.5 mm टू 6 mm तक, ठीक है। तो 0.5 mm से 6 mm तक जब रेन का साइज होगा उसको, वाटर ड्रॉपलेट का साइज होगा उसको हम रेन बोलेंगे। देन स्नो, स्नो इज अ सॉलिड प्रेसिपिटेशन, मिडल और हायर लैटिट्यूड में होता है या फिर हायर अल्टीट्यूड ऑफ लोअर लैटिट्यूड्स, ठीक है। ड्राई और पाउडरी होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्नो क्रिस्टल्स एंड एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म, ठीक है। अच्छा, स्नो व्हाइट दिखती है। व्हाइट क्यों दिखती है स्नो? क्योंकि जितने भी स्नो फ्लेक्स होते हैं वो प्रिज्म के फॉर्म में होते हैं, और प्रिज्म के फॉर्म में होने की वजह से वो सन रेज को स्कैटर कर देते हैं, और स्कैटरिंग की वजह से स्नो व्हाइट कलर उसका दिखता है, राइट। देन स्लीट, स्लीट इज अ स्मॉल रेन ड्रॉप दैट फ्रीज एज दे कम डाउन, ओके। हेल, हेल एक कॉम्प्लेक्स ओरिजिन है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, राइट। जनरली जब विंड का अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, उस टाइम पर हेल का फॉर्मेशन होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर कोई आइस क्रिस्टल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन विंड का स्ट्रॉन्ग विंड है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करंट है, ठीक है, वो आइस क्रिस्टल को ऊपर की तरफ वापस ले जा रहा है, ठीक है। तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और जब साइज इतना बड़ा हो गया कि वो ओवरकम कर सके उस विंड के अपवर्ड मूवमेंट को, वो नीचे आएगा, फिर स्ट्रॉन्ग करंट उसको वापस से ऊपर ले जाएगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा और धीरे धीरे आइस क्रिस्टल का साइज बड़ा हो जाएगा, वो हेल का फॉर्म बन जाएगा। सो ये कॉम्प्लेक्स ओरिजिन है इसका, ठीक है। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में होता है क्योंकि रेन बियरिंग क्लाउड है ये। देन ड्रिजल, ड्रिजल में स्प्रे लाइक रेनफॉल होता है, साइज लेस देन 0.5 mm, ओके। रेन ड्रॉप का साइज कितना है? 0.5 mm से 6 mm तक, और ड्रिजल का साइज लेस देन 0.5 mm जब होगा उसको ड्रिजल बोलेंगे। नाउ क्लाउड बस्ट, क्लाउड बस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वो वाकई में बादल फट रहा है, वो एक ये फैंसीफुल टर्म है जो जनरली यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है? जब एक बहुत छोटे से एरिया में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ बारिश हो जाती है, ठीक है, उसको क्लाउड बस्ट का एक नाम दिया गया है। सो क्लाउड बस्ट मींस सडन वेरी कंसंट्रेटिव डाउनपोर ऑफ वाटर, एरिया अफेक्टेड इज क्वाइट स्मॉल, ओके। और इसका रीजन क्या है? इंटेंस कन्वेक्शनल लोकल राइजिंग, ठीक है। सो क्लाउड बस्ट का रीजन इंटेंस कन्वेक्शनल लोकल राइजिंग होती है। ये आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट दिया जा सकता है, द रीजन ऑफ क्लाउड बस्ट इज एन इंटेंस कन्वेक्शनल लोकल राइजिंग, या फ्रंटल, या फिर आपको कोई थर्ड सिचुएशन दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? इंटेंस कन्वेक्शनल लोकल राइजिंग। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट जनरली कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था, ओके। इसमें क्या किया गया? इट रिफर्स टू इंट्रोडक्शन इनटू क्लाउड्स ऑफ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, सॉल्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स विद द ऑब्जेक्टिव टू इंड्यूस मोर प्रेसिपिटेशन, ओके। अब देखिए, क्लाउड फॉर्मेशन का हमने दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? एयर मस्ट बी सैचुरेटेड, और सेकंड क्या था? कंडेंसेशन न्यूक्लियर प्रेजेंट होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को अगर वहां पर उनका अमाउंट बढ़ा दें तो वो रेनफॉल इंक्रीज हो सकता है, यानी प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो सकता है, ओके। सो उन्होंने क्या किया, सॉल्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, इनको इंड्यूस किया क्लाउड में, ओके। सो इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग बोला जाता है। सॉलिड CO2 पैलेट, सिल्वर आयोडाइड स्मोक, ये दोनों कैन एनहेंस क्लाउड ग्रोथ एंड हेंस इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, ओके। सो CO2 पैलेट, सॉलिड CO2 पैलेट और सिल्वर आयोडाइड स्मोक, इन दोनों का यूज करके क्लाउड का साइज बढ़ाया जा सकता है, और जब क्लाउड का साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ये साइंटिस्ट ने ऐसा, मतलब उन्होंने सोचा ऐसा हो सकता है, लेकिन इस क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट का रिजल्ट प्रेडिक्टेबल नहीं मिला, ठीक है। सो इसका रिजल्ट नॉट प्रेडिक्टेबल और रिलायबल, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया था, ओके। कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट। नाउ स्मोक, स्मोक क्या होता है? स्मोक दो वर्ड से मिलकर के बना है, स्मोक और फॉग, ओके। सो एक तरह का ये पॉल्यूटेंट है। तो स्मोक इज अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट।
स्मॉग और फॉग से मिलकर के बना है। इट रिफर्स टू हेजी एयर दैट मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्ट। Originally used in the context in the British cities in the early 19th and 20th century. Okay. Yellowish or blackish fog formed mainly by a mixture of pollutant in the atmosphere, which consist of fine particles and ground level ozone. Human made smoke is derived from coal emission, vehicular emission, industrial emission, forest and agriculture fire and photochemical reaction of these emissions. ठीक है, दो मेन टाइप की स्मॉग है, एक तो सल्फ्यूरस स्मॉग, दूसरा फोटोकेमिकल स्मॉग, राइट। सो सल्फ्यूरस स्मॉग होता है, इसको लंडन स्मॉग भी बोलते हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स इन द एयर एंड इज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ सल्फर बियरिंग फॉसिल फ्यूल और पर्टिकुलरली कोल, यानी कि कोल में जितना ज्यादा सल्फर होगा, कोल को बंद करने से वो सल्फर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगा और एयर में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो हेजी सिचुएशन प्रोड्यूस होती है या जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है उसको सल्फ्यूरस स्मॉग बोला जाता है। सेकंड आता है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग को लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोलते हैं। ओके, सो फोटोकेमिकल स्मॉग occurs मोस्ट प्रोमिनेंटली इन अर्बन एरियाज। ओके, अर्बन एरियाज में ज्यादातर होता है, that have large number of automobiles, और ये बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर दी प्राइमरी एमिशन ऑफ वेहिकुलर एमिशन। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बाद में सन रेज के साथ रिएक्शन करते हैं इंसोलेशन के साथ और उससे हेजी सिचुएशन क्रिएट होती है, इसको फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं। तो स्मॉग का एक अलग से मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, स्मॉग का पूरी डिटेल है आपको, कितने टाइप के स्मॉग होते हैं। ओके, सो वो आप देख सकते हैं, वो आप देखिए, उसमें आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज़ किया कि क्लाउड और स्मॉग में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मॉग है ये क्लाउड बन गया है क्या। सो क्लाउड एंड स्मॉग दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल अबाउट क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।